तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पार्ट नंबर 2। ओके बेटा, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था? कॉम्प्लेक्स नंबर समझा था होते क्या है, आयोटा के पावर्स में समझा था, इमेजिनरी क्वांटिटीज और रियल क्वांटिटीज क्या होती हैं उनको हमने अच्छे से समझा था। ठीक है, अलजेब्रा समझी थी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, उसपे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑपरेशन समझे थे। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे, इतना हमने कवर कर लिया था पार्ट 1 में, और आज हम स्टार्ट करेंगे सम आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज जो आप पढ़ते आ रहे हो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज किसके लिए पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पढ़ेंगे। और मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट दो टर्म्स होती है हमारे पास, मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट एंड इनवर्स। ठीक है, तीन टर्म्स होती है, इनको समझेंगे कि ये क्या है, फिर हम उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है बेटा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। इतना आज हमें कवर करना है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझना। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सम आइडेंटिटीज, हमें क्वाड्रेटिक इसकी आइडेंटिटीज पढ़नी है। जो आइडेंटिटीज आप पढ़ते हुए आए ना, ए प्लस का बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर, ऐसे बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी सेम होगा। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2। ठीक है, अगर z1 आपको क्या गिवन है, 3 प्लस 4 आयोटा गिवन है, और z2 अगर आपको गिवन है 2 प्लस 2 आयोटा गिवन है। ठीक है, तो इसके अंदर आप कैसे लिखोगे? ये आपका कैसे बन गया, 3 प्लस 4 आयोटा प्लस ये z2, 2 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ये आपका ये फॉर्मूला बन गया। अब ये यहाँ पे कैसे बनेगा? देखो, z1 का स्क्वायर, तो z1 क्या है? ये आपका ये पूरा z1 है, प्लस 2 z1 क्या है? 3 प्लस 4 आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा, ये z2 प्लस z2 का स्क्वायर, 2 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये देखो, फिर अगेन ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे ओपन करेंगे? a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ये अगेन आपका फॉर्मूले में फिर ओपन हो रहा है, काफी लंबी कैलकुलेशन चलती है इसमें, पर इसी तरीके से आंसर आएगा आपका। अब इसके अंदर आप देखो 2, अब इसका दोनों का हमें मल्टीप्लीकेशन का हम फॉर्मूला पढ़ के आए, लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या होता है इसका। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। वो फॉर्मूला क्या होता है? ए वन किसके इसके किसके साथ मल्टीप्लाई होता है? ए वन मल्टीप्लाई होता है ए टू के साथ, ए1 इंटू ए2 माइनस बी1 इंटू बी2। ठीक है, ए1 इंटू ए2, 3 इंटू 2 माइनस बी1 इंटू बी2, ये बी1 है, ये बी2 है, ये ओनली ये बेटा ये। ठीक है, तो 4 इंटू 2, ये बी1 बी2 है। अब प्लस आएगा, अब आयोटा वाली टर्म्स के साथ क्या आता है? ए1 इंटू बी2, देखो ये ए1 बी1 ए2 बी2। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ए1 इंटू बी2। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, z1 इंटू z2 अगर है तो क्या होता है? a1 इंटू e2 माइनस b1 इंटू b2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस a2 b1। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला हमारे हमने पढ़ा था, ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो, आयोटा के साथ फिर क्या लिया? a1 इंटू बी2, a1 इज 3 इंटू 2, फिर प्लस a2 क्या है यहाँ पे? 2, b1, b1 इज 4। ठीक है बेटा, और ऐसे इसको भी ओपन करेंगे, प्लस ये हमारे पास फर्स्ट टर्म को हमने ओपन किया, ये सेकंड टर्म को हमने सॉल्व किया, थर्ड टर्म अगेन वैसे ही ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ओपन करते जाओगे, इसको आगे सॉल्व करोगे, यहाँ पे 4 आयोटा स्क्वायर बनेगा। आयोटा स्क्वायर किससे क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। ऐसे आप इसको सारा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, वैसे डायरेक्ट इस टाइप से सॉल्व करने के क्वेश्चन नहीं आते, कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूला वाइज ही यूज होएगा, तो आप उसको चेक, हम जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अभी तो बस आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि किस टाइप का ये फॉर्मूला इसके लिए इसी टाइप से चलता है और इसी टाइप से सॉल्व होंगे। इसी टाइप से बेटा ये आगे के a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी इसी टाइप से बनेगा आपका। a प्लस बी का होल क्यूब जो फॉर्मूला होता है वैसे ही a z1 क्यूब z2 क्यूब 3 z1 इंटू z2 z1 प्लस z2। ठीक है बेटा, फॉर्मूलेज हमारे इसी टाइप से बनेंगे जैसे कि हमने रियल नंबर्स के लिए पढ़े हैं। रियल नंबर्स के लिए हमने फॉर्मूले ये वाले पढ़े हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये वाले पढ़े हैं। देखो, ये रियल नंबर्स के लिए फॉर्मूले हमने, और इसी पैटर्न में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के पढ़ेंगे। बस वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जब पढ़ेंगे तो वो हमारे पास सॉल्व करते टाइम कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ठीक है बेटा, सिर्फ इतना मीनिंग है कि जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व करते टाइम कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, और डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करने को ना आकर क्वेश्चन अलग तरीके से आता है, वो जब हम एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे तो हम इन चीजों को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा,
ये इसी टाइप से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर z1 माइनस z2 z1 प्लस z2। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर टॉपिक आ जाता है मॉड्यूलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड्यूलस। और इसी तरीके से देखो लाइक दिस यू कैन ऑल्सो राइट मैनी मोर आइडेंटिटीज। हमने और भी आइडेंटिटीज पढ़ी है इसके आगे, ठीक है, तो वो भी सारे इसी तरीके से बन जाएंगी, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। मॉड्यूलस एंड द कॉन्जुगेट। मॉड्यूलस क्या होता है बेटा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, तो उसके मॉड्यूलस को हम कैसे डिनोट करते हैं, अगर आपका ये है कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसको मॉड्यूलस को हम डिनोट करेंगे ऐसे, मोड का साइन लगा देंगे उसको दोनों तरफ, तो उसके मॉड्यूलस को ऐसे डिनोट करेंगे। और अगर आपका ये है a प्लस आयोटा b, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब कि रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर। ये सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है, रियल पार्ट क्या है a है और इमेजिनरी पार्ट क्या है b है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट में। तो z मोड क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कहीं पर कहीं कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो a स्क्वायर यहाँ पे रियल पार्ट आएगा, यहाँ पर इमेजिनरी, कोई एक्स वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, एम एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी तो हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है ना बेटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, तो ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपको ये एग्जांपल में ये दिया हुआ है, अगर z आपको ये दिया हुआ है, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट क्या है -4, ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, -4 होगा, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, तो अंडर रूट ऑफ 25 दैट इज 5, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, मोड ऑफ z क्या आ जाएगा 5, ठीक है बेटा। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लो इसका, सेकंड एग्जाम्पल क्या है। अब सेकंड एग्जाम्पल में -5 प्लस 2 आयोटा, तो इसका मोड क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट ऑफ 29। यही इसका आंसर है, अंडर रूट ऑफ 29 ही इसका आंसर है। तो कॉन्जुगेट सेकंड टर्म देखो, छोटी सी टर्म थी मॉड्यूलस, बहुत इजी था, समझ आ गया। कॉन्जुगेट ऐसी एक टर्म है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मीनिंग होता है उसकी मिरर इमेज, आगे हम उसको पोलर जब रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे तब उसको बताऊंगी मैं मिरर इमेज को। तो इसके अंदर क्या होगा, आपका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर आपका z गिवन है a प्लस आयोटा b, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा b। अब इसके अंदर देखो, अगर आपको z गिवन है 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। इसके अंदर है 6 माइनस 7 आयोटा, तो 6 प्लस 7 आयोटा, ठीक है, उसकी मिरर इमेज बनेगी। तो इसके अंदर हमारा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, इसके अंदर माइनस है तो इसके अंदर प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल और दे देती हूँ, अगर हमारे पास z गिवन है -2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, तो इसका आएगा -2 माइनस 3 आयोटा। बेटा सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, इसका रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, z के ऊपर बार लगाकर, ठीक है, z के ऊपर बार लगाकर। ये इसका क्या, किसका साइन है, कॉन्जुगेट का। मॉड्यूलस का साइन ये था और कॉन्जुगेट का साइन ये है, ध्यान रखना है। अब आ जाता है रिलेशनशिप बता रहे हैं, और एक वर्ड और इंट्रोड्यूस करें, इनवर्स। इनवर्स तो हमें पता है क्या होता है, z इनवर्स क्या होगा 1/z होता है इसका मीनिंग। तो उससे उसका किसके साथ रिलेशन बता रहे हैं, कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस के साथ रिलेशन क्या है, z इनवर्स इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मोड का स्क्वायर। देखो z इनवर्स किसके इक्वल है, कॉन्जुगेट ऑफ z, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो उसका मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। ये इनके बीच में क्या है, रिलेशनशिप है, ये इनके बीच में बेटा रिलेशनशिप है, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर हम रिलेशनशिप को समझते हैं। ये देखो आप, इसके अंदर ये क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ये क्या है इसका मल्टीप्लीकेटिव, ये किसके इक्वल है 1/z के इक्वल है। ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, z क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। नॉन जीरो वर्ड किस लिए लगा देता है बेटा, अगर जीरो ही हो जाएगा, अगर 0 + 0 आएगा तो इसके लिए हम क्या समझ पाएंगे, कुछ चीजें नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि जब मैंने आपको सेट्स पढ़ाया था चैप्टर 1 में, तब क्या लिख रहे थे हर एक डेफिनेशन में, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। कुछ एम्प्टी होगा तो हम समझेंगे कैसे चीजों को, तो ये इसलिए होता है, ठीक है। नॉन जीरो के लिए ही तो
कुछ इनवर्स आएगा ना बेटा, अगर जीरो हो जाएगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी जीरो ही होगा, तो हम क्या ही निकालेंगे उसका कॉन्जुगेट ऑफ जेड एंड दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ जेड। ठीक है, अब इसके अंदर ये होता है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हमने क्या समझा, जेड इनवर्स इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड बाय मॉड्यूलस का स्क्वायर। ठीक है, ये इसके बीच क्या है, रिलेशनशिप है बेटा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 1/z इज इक्वल्स टू जेड, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो इधर क्या आ गया, जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड, इससे हमारे पास क्या फॉर्मूला बना, ये एक ये भी इसी से रिलेशन। अगर हमें जेड इनवर्स ना देके डायरेक्ट जेड से ही सॉल्व करना है तो हमारे पास रिलेशन ये निकल के आता है। ठीक है बेटा, अगर कोई ऐसा फॉर्मूला है, कोई ऐसी क्वेश्चन है, आपको ये जेड इनवर्स नहीं कैलकुलेट करना, तो डायरेक्ट जेड से भी आप ये चीजें सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको जेड दिया हुआ है, जेड का कॉन्जुगेट दिया हुआ है, तो आप मॉड्यूलस फाइंड आउट कर सकते हो। आपको मॉड्यूलस दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, तो आप कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज होती है मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट की, कुछ वो डिस्कस कर लेते हैं। या तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके दो नंबर्स को, फिर उनका मॉड्यूलस फाइंड आउट कर लो, या फिर दोनों को अलग अलग से मल्टीप्लाई कर लो, फिर पहले पहले इन दोनों का मॉड्यूलस फाइंड आउट कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज द सेम थिंग। दोनों को डिवाइड करना है, या तो पहले दोनों को डिवाइड कर लो फिर उनका मॉड्यूलस कर लो, या फिर दोनों का मॉड्यूलस फाइंड आउट करके फिर उन दोनों को डिवाइड करो, दैट इज द सेम थिंग। और इसमें पी बाई क्यू की फॉर्म में डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, नॉट डिफाइंड फॉर्म हो जाती है। अब इसके अंदर देखो, या तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका कॉन्जुगेट कर दो, या फिर दोनों को पहले कॉन्जुगेट कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लो। बेटा ये है, इसकी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें समझनी होती है, और ये हम ईच एंड एवरी चैप्टर में हर किसी की प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते आ रहे हैं। ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजें हम हर किसी के लिए डिस्कस करते आ रहे हैं। वही सेम बेटा, या तो दोनों को डिवाइड करके फिर कॉन्जुगेट कर दो, या अलग अलग से कॉन्जुगेट करके फिर डिवाइड कर दो, दोनों को ऐड करके कॉन्जुगेट करो, या फिर दोनों को पहले कॉन्जुगेट करो फिर ऐड करो, दोनों वही सेम इसका सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, बहुत छोटे टॉपिक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। और अब आ जाते हैं हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से आप समझ ही चुके होंगे, ग्राफ। ज्योमेट्रिक जब जहां पर भी हम बोल देते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो क्या मीनिंग हो जाता है उसका, कि अब हम इसको ग्राफ पर समझेंगे। ग्राफ पर समझने के लिए हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है बेटा। ये होता है आर्गेंट प्लेन, अभी तक जिसको हमने 2D में पढ़ा है ना, तो इसको बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन हमारा दिखता कैसे है, वही जो हमने 2D पढ़ा है, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, टू डायमेंशनल प्लेन जो हमने पढ़ा है 2D, वो होता है एक्स वाई प्लेन। इसके अंदर जो एक्स एक्सिस है वो किसको फोकस करता है, रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और जो वाई एक्सिस है वो किसको करता है, इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, यहाँ पे बोलते हैं रियल एक्सिस। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में दो टर्म्स होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास क्या होती है, ए प्लस आइटा भी, एक रियल एक इमेजिनरी पार्ट, दो पार्ट होते हैं। तो एक ये रियल एक्सिस है जहां पर कि हम रियल वैल्यूज को शो करेंगे, और ये इमेजिनरी एक्सिस है जो कि इमेजिनरी पार्ट को दिखाएगा। समझ आ गया होगा आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। द प्लेन ऑन विच वी रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली इज नोन एज द आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये जो मैंने आपको प्लेन बताया ना, इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स के लिए हम इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, पर कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में हम इसको क्या बोलेंगे, या तो आर्गेंट प्लेन बोलेंगे, आर्गेंट प्लेन, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन, और मोस्ट कॉमनली आर्गेंट प्लेन से हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप आ जाओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इमेजिनरी एक्सिस जो है, जो वाई एक्सिस को शो कर रहा है, इमेजिनरी नंबर बी को शो करेगा वो, और जो रियल एक्सिस है वो क्या है, वो ए को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये उसके रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको देख लेते हैं हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, टू द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। ठीक है, अब इसके अंदर 2 और 4, ये कैसे बनेगा, जो रियल पार्ट है वो मतलब एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो इमेजिनरी है वो इसको करेगा 2 4। अगर इसको मेरे को यहाँ पे प्लॉट करना है, तो इसके अंदर रियल पार्ट क्या है, 2 है, और ये क्या है, 4 है इमेजिनरी। देखो रियल पे 2 है ना, और इस पे 4 है, तो ये किसके लिए मैंने रिप्रेजेंट करा है यहाँ पर, दिस इज द when z is equals to 2 plus 4i, ये यहाँ पर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 plus 4 iota। ऐसे इसको करेंगे, देखो -2 + 3, -2, इसके अंदर -2 और 3, -2 इधर है, इधर 3 है, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, -2 + 3 आयोटा। ठीक है, ये हमने इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को ये
पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके नाम भी दे सकते हैं, ए बी कुछ भी दे सकते हैं। अब देखो 0 + 1 आयोटा, 0 + 1 आयोटा 0 1, 0 एक्स एक्सिस पे तो 0 है और वाई एक्सिस क्या करेगा 1। तो ये पॉइंट, यही पॉइंट, क्योंकि ठीक है एक्स एक्सिस ये एक्स वाला 0 है, रियल पार्ट हमारा रियल एक्सिस पे रियल वैल्यू 0 है, ये 1 है। तो ये हमारे पास कौन सा कर रहा है 0 + 1 आयोटा रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -5 - 2 आयोटा, -5 - 2 -5 -2 आयोटा। ठीक है, ये पॉइंट, ये डी पॉइंट में इसको नाम दे देती हूँ, तो क्या होगा z = -5 - 2 आयोटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बेटा, बस आपको इस चीज में ध्यान रखना है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल वैल्यूज को डिनोट करेगा, ये इमेजिनरी वैल्यूज को डिनोट करेगा। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर हम समझ लेते हैं मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट, जो अभी तक हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था। मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस हमने क्या डिस्कस किया था, ये √(x²+ y²) और कॉन्जुगेट क्या क्या डिस्कस किया था हमने, इधर देखो, हमने कॉन्जुगेट क्या डिस्कस किया था कि इसकी इमेजिनरी की साइन चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे xy आ रहा है, तो यहाँ पे x - y आ रहा है। ठीक है, अभी एक बार हम मॉड्यूलस का देख लेते हैं, √(x²+ y). अब मान लो अभी जो मैंने रिप्रेजेंट करा था ना, ये यहाँ पे सिखाया था आपको 2 और 4 रिप्रेजेंट करना। मान लो ये 2 और 4 वाला ही है, 2 और 4 वाला है, हमने मान लो ये पॉइंट है P। ठीक है, पॉइंट क्या है 2 4 है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 + 4 आयोटो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो, जो ये बेटा OP है ना, अगर हम इसको O से कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या है इसका मॉड्यूलस। ठीक है, OP वैल्यू क्या है, इसको जब ओरिजिन से कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या है आपका इसका मॉड्यूलस है, और इसकी वैल्यू क्या है √(x² + y²). यहाँ पे क्या हो गया x² + y² है इसका। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी √(2² + 4² आएगी यहाँ पर वैल्यू। समझ गए बेटा, अब ऐसे हमने यहाँ पर भी एक रिप्रेजेंट करके बताया था, तो उसको जब यहाँ से ओरिजिन से कनेक्ट कर देंगे, बस ओरिजिन से कनेक्ट करना है, तो ये यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, जो भी था यहाँ पर -2 3 था, -2 3, तो √(-2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू तो वही रहेगी, पर ज्योमेट्रिकली हमारा ग्राफ के ऊपर अगर हमें मॉड्यूलस दिखाना है तो हमारा मॉड्यूलस ये है, क्या है OP। यहाँ पे अगर एक पॉइंट Q है तो OQ, यहाँ पे मॉड्यूलस क्या है OQ, यहाँ पे मॉड्यूलस क्या है P, OP। ठीक है बेटा, ये हमारा मॉड्यूलस है, कहाँ पर इस पे प्लेन पर, आर्गेंट प्लेन पर हम देख रहे हैं कि हमारा मॉड्यूलस का है। और कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेटा मैंने एक वर्ड बोला था कॉन्जुगेट सिखाते हुए आपको कि वो क्या होता है, उसका मिरर इमेज होता है। ठीक है, अब ये मान लो यहाँ पर हमारे पास 2 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 2 4, ये 2 है, गलत बन गया, 2 4 लग नहीं रहा। ठीक है, 2 यहाँ पे ऐसे यहाँ से लेना था मुझे, 2 4। अब इसकी मिरर इमेज कहाँ बनेगी बेटा, और कॉन्जुगेट मिरर इमेज तो देखो यहाँ भी बन सकती है, पर यहाँ पे हमारा क्या होगा रियल पार्ट नेगेटिव में आ जाएगा, रियल पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। नहीं, हमें किसका साइन चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का, इमेजिनरी एक्सिस का हमें साइन चेंज करना है। तो हम क्या आएंगे y को शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा आपका 2 - 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, और 2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं किया, सिर्फ इसी का किया, तो ये क्या है इसका कॉन्जुगेट पॉइंट। ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट पॉइंट है। तो अगर ये z है = 2 + 4 आयोटा, तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 + 2 - 4 आयोटा रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, ऐसे इसके अंदर भी आप देख सकते हो, इसका इसका कहाँ बनेगा बेटा, यहाँ नीचे बनेगा, इसका यहाँ नीचे बनेगा, इसका कहाँ बनेगा, इसका ऊपर बनेगा। इसका देखो क्या है, इसका ऊपर ऊपर बनेगा, इसका क्या है -5 2 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा -5 + 2 आयोटा, तो -5 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे +2 आयोटा, ये पॉइंट इसका क्या बन जाएगा कॉन्जुगेट बन जाएगा बेटा। ठीक है, मिरर इमेज देनी है, पर किसका साइन चेंज होना चाहिए, सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस का साइन चेंज होना चाहिए, रियल एक्सिस का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूले में यही सीखा है। ठीक है बेटा, ज्योमेट्रिकली देखो यहाँ पर एक्स वाई थे अगर इसके कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे x - y होंगे। अगर x - y है कोऑर्डिनेट, तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x y होंगे। ठीक है, y के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, वो उसकी मिरर इमेज ही बनाएगा। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर जो साइन थीटा कोस थीटा के टर्म में
हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, ये हमारे आ जाता है पोलर रिप्रेजेंटेशन, और ये आज का छोटा सा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है। इसको ध्यान से समझ लेना, कंफ्यूज मत होना। इसके अंदर देखो बेटा, अगर कोई भी नंबर है, मान लो पी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी, इसको भी एक्सटेंड कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सको। ये पी है, मैं इसका कोई वो नहीं दे रही, मेजरमेंट नहीं दे रही, सिर्फ ऐसे बता देती हूँ। मान लो एक्स प्लस आयोटा वाई है, ये कोई जेड है, एक्स प्लस आयोटा वाई है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यहाँ पे शो कर रहा है इसको, और ये पॉइंट क्या है, एक्स वाई हो गया फिर। ठीक है, अब यहाँ से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वैल्यू क्या थी, एक्स थी, एक्स, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये क्या थी, वाई। ठीक है, तभी ये एक्स वाई आया पॉइंट। इसको, ये हमारा क्या है, मॉड्यूलस है, ये इसका मॉड्यूलस था ना, ओपी। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ क्या है बेटा, एक्स है। अब ये वाई है तो ये भी तो वाई हुआ ना, इसकी लेंथ भी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई हुई। ठीक है, अब इसके अंदर ये एक एंगल बना रहा है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज थीटा। और किस डायरेक्शन में कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और ये क्या एंगल फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है बेटा, देखो, एन एंगल, द एंगल थीटा विच ओपी मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है। और इसको, इसका क्या बोलते हैं, थीटा को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, जो हमारे पास ये दिया हुआ है ना कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, इसका आर्ग्यूमेंट है ये थीटा, इसका क्या है, आर्ग्यूमेंट है। देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डिनोटेड बाय आर्ग्यूमेंट, ऐसे डिनोट इसको कर सकते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं या फिर एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ए आर जी ऑफ जेड क्या है, थीटा, और या फिर ए एम पी ऑफ जेड दैट इज थीटा। ठीक है, मोस्ट कॉमनली आर्ग्यूमेंट यूज होता है। ठीक है, तो थीटा इसका क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ। बस ये टर्म्स समझनी है, बस ये टर्म समझनी है। आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपका क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। बस अभी मैं समझा रही हूँ ये कैसे आई। अब इसके अंदर आप देखो, हमें ये दिया हुआ है ओपी, ओपी का हम नाम दे देते हैं आर की, ये आर के इक्वल है। ठीक है, ओपी ना बोलने की जगह हमने इसको क्या बोला, आर। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हुए अब इसके, आर थीटा, इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, पी, पी के अब आर थीटा। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर थीटा हो गए पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसको ध्यान रखना है। वी कंसिडर ओरिजिन एज अ पोल, इसको क्या कंसिडर करते हैं, पोल है, ओरिजिन क्या है, पोल। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एज द इनिशियल लाइन, ये क्या है, देखो बेटा ये इनिशियल लाइन है, यहाँ से मूव ऑन करना शुरू कर रहा है आपका एंगल, इसको एज इट सर्कल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और आर क्या है, आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू है। ठीक है बेटा, अब आगे समझ लो। अब इसके अंदर देखो आप, इस ग्राफ के अंदर देखो। ठीक है, इसके अंदर देखो आप, इसके अंदर क्या है, एक्स की वैल्यू, इसके अंदर अगर मैं साइन थीटा लिखूं, साइन थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, इसके सामने वाली जो होती है साइड, ये क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, y बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है r, और y बाय r की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब साइन, यहाँ पे मैं लिखू कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस ये वाला होता है जिसके साथ एंगल बन रहा होता है। ठीक है, तो x बाय r जो कि किसके इक्वल है, x की वैल्यू अगेन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से क्या आ गया, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से y बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये साइन थीटा इज इक्वल्स टू y बाय आर। अब r यहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, r साइन थीटा इज इक्वल्स टू y, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखो,
cos थीटा इज इक्वल्स टू x बाय आर आया था, ठीक है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज आया था, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी, r cos थीटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे, z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। z x की वैल्यू क्या है, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, ठीक है। दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, इसके अंदर से r कॉमन ले लेंगे, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है बेटा। बस मुझे समझाना था, इसकी एक तरीके से डेरिवेशन आपको समझानी थी कि ये होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर z इन पोलर फॉर्म। ये किस चीज का फॉर्मूला आया निकल के, कॉम्प्लेक्स नंबर z इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हम इसको ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे, डेरिवेशन नहीं आती। ये बेटा आपकी मैम पे भी डिपेंड करता है, अभी आप 11th क्लास में हो, तो बेटा 11th क्लास का जो कोर्स मटेरियल होता है या फिर मैम ने क्या देना है, अगर वो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रही है, बुक से कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा रही है या फिर कुछ अलग आपको सिखाना चाह रही है, तो वो आपकी मैम पे हर स्कूल टू स्कूल पे डिपेंड करता है बेटा वो चीजें, ठीक है। अगर आपकी मैम ने करवाया है, अगर आपकी मैम ने बोला है कि ये डेरिवेशन आएगी तो आएगी, क्योंकि 12th क्लास में बेटा सीबीएसई का बोर्ड आता है तो उसमें प्री डिफाइंड होता है, सबको पता होता है क्या आएगा या क्या नहीं आना चाहिए। जो कोर्स है, जो सिलेबस सीबीएसई ने दिया हुआ है उसी के अंदर से आता है, पर हाँ 11th और 9th स्टैंडर्ड पे हम क्या देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकता है, वो टीचर टू टीचर आपके स्कूल के टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपके किसी स्पेसिफिक स्टेट के अकॉर्डिंग कोई बोर्ड नहीं है वहां पे तो, ठीक है। या फिर अगर आपका कोई स्टेट बोर्ड है जो 9th में, जो 11th में भी बोर्ड से एग्जाम बन के आते हैं, तो वो उस वाले बोर्ड पे डिपेंड करता है कि उसने क्या सिलेबस अपना पास किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपकी चीजें आएंगी। तो आप इन चीजों को अच्छे से समझ लेना, अगर ये आपके कोर्स में है, अगर आपकी मैम कह रही है आएगा तो समझ लेना, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, यू कैन स्किप दिस टॉपिक। आप इसको स्किप भी, पर ये बहुत छोटा सा है, बस आप इसको भी याद रख सकते हो। इसको बस मैंने आपको समझाया है कि ये इसका आर्ग्यूमेंट होता है, ये तो हमें इसकी वैल्यू पता ही है इसके मोड की, तो इसको हमने r से रिप्रेजेंट करके पोलर कोऑर्डिनेट्स अब इसके क्या हो गए, r थीटा के टर्म्स में लिख लिए, ठीक है। और इसको हमने r भी क्यों बोला, r नाम क्यों दिया इसको ना, एज ए रेडियस मान के नाम दिया इसको, क्योंकि अब ये पोलर में क्या होता है, हम ना इसको एक सर्कल कंसीडर करने लग जाते हैं कि ये पूरा पूरा मूव करेगा। हमारा ये मानना होता है जब भी हम पोलर की बात करते हैं ना, दैट इज हम एक सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर्कल के किसी कोई पार्ट लेके हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने इसको आर नाम दिया, ठीक है बेटा। ओके बेटा, यहीं पे ये ओवर होता है, इसका सारा कॉन्सेप्ट ओवर हो जाता है यहीं के ऊपर। बहुत छोटा सा चैप्टर था ये, 2 ही क्लास में आपका कवर हो गया, तो आप इसको ध्यान से देख लेना। और बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, और इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जरूर कर लेना। उसकी वीडियो भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, और जैसी वीडियो आएगी मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप इजीली जाके उसको देख सकते हो और सारे क्वेश्चंस आप क्लियर कर सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।